नमस्ते। हिंदी बच्चे में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के प्री टेस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुए हैं। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पाठ पढ़ने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। पाठ पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं हम हमसे। मेरा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? मनुष्य। मनुष्य को जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? भोजन, जल, ऑक्सीजन, है ना, ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों पर कौन कौन से जीव निवास करते हैं? पेड़ पौधों पर कौन कौन से जीव निवास करते हैं? पक्षी, है ना, गिलहरी, कीड़े मकोड़े आदि, ये सब पेड़ पौधों पर निवास करते हैं। पक्षी जो हैं वो पेड़ पर रहने के लिए क्या बनाते हैं? पक्षी पेड़ पर रहने के लिए क्या बनाते हैं? घोंसला, है ना। तो जो घोंसला है उसी का दूसरा नाम क्या है? नीड़, ठीक है। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, नीड़ का निर्माण पृथ्वी। नीड़ का निर्माण, पाठ का नाम है सिर्फ नीड़ का निर्माण। फिर कविता में आया है नीड़ का निर्माण, ये है हमारे पाठ का नाम, ठीक। और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो पाठ पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 27 कवि परिचय निकालो, देखो, एक एक लाइन को ध्यान से सुनो। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुई थी। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से हैं दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया था। तो साहित्य अकादमी की ओर से उन्हें किस रचना के लिए पुरस्कृत किया गया था? दो चट्टानों के लिए। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। सन 1956 में 76 में किससे सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से, ठीक है। तो कविता का सारांश जो है हम पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आपको कविता बताते हैं। देखा जाता है कि चिड़िया जो है अपने नीड़ का या घोंसले को जो है वो बार बार बनाती है। इसी तरह से मनुष्य भी हैं जो अपने नए नए घरों का निर्माण करते जाते हैं। रहने के लिए वे उनको बनाते हैं। पक्षी जो है नीड़ का निर्माण क्यों करते हैं? रहने के लिए। उसी तरह से मनुष्य भी अपने घरों का निर्माण बार बार क्यों करते हैं? टूट जाने पर भी रहने के लिए, क्योंकि उनमें अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव रहता है। क्योंकि मनुष्यों में भी अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति
स्नेह भाव रहता है, इसलिए वो घर का निर्माण करते हैं ताकि घर में सब सुरक्षित रह सके। उसी तरह से पक्षी भी अपने नीड़ का निर्माण करते हैं। प्राणी की जीने की इच्छा अदम्य है, इसलिए नीड़ या घर बार बार टूटने पर भी पक्षी और नर नारी उसे बनाते रहते हैं। इसलिए घर या नीड़ बार बार टूटने पर भी मनुष्य हो या पक्षी हो अपने नीड़ या घर का निर्माण बार बार करते हैं। छोटे लोगों का जीवन छोटी चिड़िया का नीड़ आंधी तूफान में, अंधेरे में, धूल की आंधी में घिर जाता है। प्राकृतिक विपत्तियाँ संसार में आती रहती हैं, है ना। तो उस विपत्तियों से किस तरह से लड़ा जाए, इसका साहस हमें कवि इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर बार बार विपत्तियाँ आती हैं। कभी विपत्ति भयानक होती है तो दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है, रात भी अंधकार में डूब जाती है। लगता है कि फिर सवेरा नहीं होगा। ऐसी अंधकार रात हो जाती है, ऐसे तूफान चलता है कि लगता है कि अब ये तूफान कम होने वाला नहीं है और इस रात का सवेरा नहीं होगा। सबके सब भयभीत हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। इतने में पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी आ जाती है। लेकिन इतने में भी पूर्व दिशा से उषा रानी जो है वो हंसती हुई आ जाती है, अर्थात सुबह की किरण नई आशा या उम्मीद जगाती है। भयंकर दुख से सुख की यह किरण नए जीवन के लिए प्रेरणा देती है। और जैसे ही सुबह होने लगती है तब सबके मन में एक आस हो जाती है कि हाँ, अब शायद तूफान या आंधी जो है वो कम हो जाएगा। यह स्नेह और प्रेम का आह्वान है। जब बड़े तूफान से पृथ्वी कांप उठती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाल पर घोंसले कहाँ उड़कर उड़ बिखर जाते हैं, और तो और बड़े बड़े मकान और ईंट पत्थर के बने घर भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, वे भी ढह जाते हैं। उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया नए जीवन का आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह विपत्ति से नहीं डरती है, चाहे जो वो नीड़ का निर्माण वह करेगी। कुछ मनुष्य भी ऐसे ही उत्साही होते हैं, ठीक है, और वो भी अपने घर का निर्माण फिर करने में जुट जाते हैं। आकाश के बड़े बड़े भयानक दांत किसे कहा गया है? आकाश के बड़े बड़े भयानक दांत, वज्रपात, बिजली, आंधी, तूफान आदि को आकाश के बड़े बड़े दांत कहा गया है। वहाँ से भी उषा जो है मुस्कुराती है, अर्थात कितनी भी विपत्तियाँ मुसीबत आए लेकिन सुबह तो होती है ना। जब बादल गरजते हैं तब चिड़िया चहचहाती भी है। बादल भी गरजते हैं लेकिन चिड़िया फिर भी चहचहाती है। तेज हवा के भीतर चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती है। वह 49 पवन को की परवाह नहीं करती है और 49 पवन को भी वो नीचा दिखाती है, अर्थात वो अपने साहस को दिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, परिस्थिति कितनी भी मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, फिर भी वो अपने अंदर के साहस का नहीं छोड़ती है और एक आशा के साथ वो फिर से उड़ जाती है अपने नीड़ का निर्माण करने के लिए। नाश से दुख तो होता है, जब आंधी तूफान से घर टूट जाता है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं तो चारों ओर विनाश हो जाता है ना। उससे दुख तो होता है, लेकिन उसको निर्माण का सृजन जो है वो निर्माण के सृजन का सुख जो है वो दबा देता है, ठीक है। जब हम फिर से नया घर बना लेते हैं तो हम उस दुख को फिर से भूल जाते हैं। प्रलय होता है, उससे चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। जब प्रलय होता है तो उससे चारों ओर क्या होता है, सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से नई सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं। लेकिन फिर भी सृष्टि जो है उसके गीत बार बार गाए जाते हैं। लोग फिर से अपने नए कामों में जुट जाते हैं, नर नारी घर बनाने लगते हैं, पशु पक्षी भी उसी तरह से अपने नीड़ के निर्माण में लग जाते हैं। प्राणी मरता नहीं है, बार बार जीता है। संसार में जो प्राकृतिक विपत्तियाँ आती हैं उससे प्राणी मरता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बार बार जीता है, और इसी जीने को जीवन कहा गया है, ठीक है। कवि चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदा अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। कवि व्यक्ति के माध्यम से क्या बताते हैं, चिड़िया के माध्यम से क्या बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदा अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए, फिर चाहे भयंकर आंधी या तूफान ही क्यों ना आए, सब और निराशा ही क्यों ना छा जाए, सब और विनाश ही क्यों ना मच जाए, लेकिन मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए अब कुछ हो सकता है ये सोचकर
प्रलय के बाद भी नए सृष्टि के निर्माण में मनुष्य को लग जाना चाहिए। आशा की किरण मन में सदैव जगाए रखना चाहिए और आशा की किरण को सदैव अपने मन में जगाए रखना चाहिए। कौन कह रहा है? कवि हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो अब एक एक लाइन हम कविता का पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा सा भी मुश्किल आएगा हम आपको समझाएंगे। तो कविता सुनो। नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। अर्थात कवि कहते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर लोग जो है नीड़ का निर्माण करने लगते हैं, मनुष्य अपने घर को फिर से बनाने लगते हैं और पक्षी भी अपने नीड़ का निर्माण फिर से करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उनके बच्चों के प्रति, उनके परिवार के प्रति उनके मन में स्नेह रहता है और वो उनकी सुरक्षा के लिए अपने घर का या अपने नीड़ का निर्माण करते हैं। फिर वो कहते हैं कि वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। एक दिन आकाश में इतनी भयानक आंधी उठी कि चारों ओर क्या हो गया? अंधेरा छा गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सहसा अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस तरह से घेर लिया। चारों ओर से धूलि धूसर बादल आकर पूरे भूमि को घेर लिए। रात सा दिन हो गया, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। दिन में इस तरह से बादलों ने चारों ओर से भूमि को घेर लिया कि ऐसा लग रहा था कि दिन में ही क्या हो गया? रात हो गया। ठीक है, रात हो गया। रात आई और काली। जब दिन में ही रात हो गया था, उसके बाद फिर रात आई तो वो और अंधेरी और भयानक रात थी। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा लगने लगा इतना भयानक आंधी उठा था कि लग रहा था कि इस रात का अब सवेरा नहीं होगा। इतने तूफान, इतनी तेज हवाएं, बिजली की गरज, कड़कड़ाहट, ऐसी आवाज़ आ रही थी। इतना भयंकर आंधी तूफान था कि सब लोग क्या सोच रहे थे कि अब इस निशा का अर्थात अब इस रात का सुबह नहीं होगा, शायद इसी तरह से ये तूफान चलता रहेगा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कर इस तरह का तूफान चल रहा था कि सभी लोग डरे हुए थे, सभी लोग त्रस्त हो गए थे, सब कुछ भयभीत हो गए थे। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ से पूर्व दिशा से उषा जो है अपनी मोहिनी मुस्कान लेकर आ जाती है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर तो फिर पक्षी जो हैं अपने घोंसले के निर्माण में लग जाते हैं अपने प्रेम को संवारने के लिए। नेह का आह्वान फिर अर्थात उन्हें उनका प्रेम यह बताता है कि उसे घर का निर्माण करना है, नीड़ का निर्माण करना है, क्योंकि उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों से क्या है? प्रेम है। ठीक है। बह चले झोंके के कांपे भीम काया वान भूदर। फिर कवि आगे बताते हैं बह चले झोंके मतलब हवा की गति इतनी तेज थी कि कांपने लगे क्या? भीम काया वान भूधर, बड़े बड़े शरीर धारण करने वाले पहाड़, भूधर अर्थात पहाड़ को कांपने लगे। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटम्बर, और जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े क्या? टूटे विटम्बर अर्थात बड़े बड़े वृक्ष जो थे वो भयानक तूफान और हवा के झोंके से वो जड़ सहित उखड़ कर गिर पड़े। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीते। तो कवि कहते हैं कि जब भीम कायावान भूधर अर्थात पहाड़ में जब झोंके से कांपने लगे और बड़े बड़े वृक्ष जो थे वो जो जड़ से उखड़ गए, तो सोचो कि तिनको से विनिर्मित अर्थात तिनको से तैयार किए हुए उस घोंसले पर क्या न बीती होगी। उसके तो एक एक तिनके बिखर कर उड़ गए होंगे। ठीक है। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महलगढ़, जबकि क्या डगमगाने लगे? ईंट पत्थर और कंकड़ से बने हुए पक्के घर जो थे, बड़े बड़े महल और घर, वो जबकि क्या होने लगे? डगमगाने लगे। डगमगाना मतलब वो हवा के झोंके के साथ हिलने लगे, डगमगाने लगे। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निजवक्ष फिर कवि कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी
मनुष्य की जो आशा थी, आशा रूपी चिड़िया जो थी वह मरी नहीं थी। वो फिर से जैसे ही सुबह हुई फिर से मनुष्य जो था वो नए घर के निर्माण में लग गया और पक्षी भी अपने नए निड़ के निर्माण में लग गए। उसको कवि कहते हैं कि पूर्ण आशा के विहंगम, अर्थात आशा रूपी मन को बताया गया, आशा रूपी चिड़िया, व्यक्ति के मन को बताया गया है कि आशा रूपी चिड़िया तो कहाँ छुपी थी, जो इतना सब होने के बाद भी फिर सुबह अपने काम पर लग गई, जो गगन पर चढ़ उठा था। अर्थात आशा रूपी चिड़िया जो थी वो फिर से आकाश पर उड़ने लगी नए नीड़ का निर्माण करने के लिए, अर्थात तिनके की खोज में। उसी तरह से मनुष्य भी जैसे ही तूफान कम हुआ वो फिर से उठा और अपने घर के निर्माण में लग गया। जो उसके घर टूट गए थे उसके निर्माण में वो लग गया। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कहते हैं कि क्यों लग गया वो काम में, क्योंकि उसका प्यार, उसका स्नेह, उसके परिवार के प्रति उसका स्नेह, परिवार के लोगों के प्रति उसका स्नेह उसको अपने घर के निर्माण में फिर लगा दिया। उसी तरह से उस पक्षी को भी फिर से उसके नीड़ के निर्माण में लगाया। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खगपंक्ति गाती। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों अर्थात आकाश जो था वो क्रोधित हो गया था और उसके वज्रदंतों को क्या थे दिखा रहा था, बिजली का चमकना, तूफान, आंधी के साथ जो भयानक तूफान का आना, ये सब क्या थे, आसमान के वज्रदंत थे। ठीक है, फिर भी इतना होने के बाद भी उषा जो है वो भी नहीं डरती है, वो सुबह फिर से अपनी मुस्कान लेकर आ जाती है। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खगपंक्ति गाती। आकाश में बिजली गरजते रहती है, बादल गरजते रहते हैं, बिजली चमकती रहती है, फिर भी पक्षी जो है खगपंक्ति अर्थात पक्षियों की जो कतारें हैं वो अपना गाना नहीं भूलती हैं, वो गाते हुए फिर से उड़ने लगती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में पवन 49 को नीचा दिखाती। इतना सब होने के बाद भी जब एक चिड़िया सुबह तिनके के लिए उड़ती है और एक तिनका चोंच में लेकर वो अपने नीड़ के निर्माण के लिए चलने लगती है, तो वह उस 49 पवन को अर्थात भयानक पवन को वो नीचा दिखाती है। कि क्यों नीचा दिखाती है कि पवन कितना भी जोर से आए लेकिन मैं अपने नीड़ का निर्माण फिर करूँगी, चाहे वो मेरा घर बार बार ही क्यों ना तोड़े, मैं अपने नीड़ का निर्माण फिर करूँगी। एक कहावत है कि जब तक सांस तब तक आस। ठीक है, बस यही तो जीवन है, जब तक सांस तब तक आस, यही तो जीवन है मनुष्य का। ठीक है, और इस कविता का मूल भाव भी यही है कि जब तक मनुष्य में आस है तब तक वो अपनी सांस को, जब तक मनुष्य की सांस है तब तक वो अपनी आशा को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कभी कहते हैं कि नाश जब होता है उससे दुख तो होता ही है ना, घर टूट जाता है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, इससे दुख तो होता ही है। उस दुख को निर्माण का सुख जो है वो दबा देता है ना। हम नए घर का निर्माण करने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि हाँ चलो हमारा बहुत अच्छा सा घर बन गया है ना, तो उसको निर्माण का सुख क्या करता है, दबा देता है और उसे नीचा दिखाता है। प्रलय होता है, उससे चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से सृष्टि के गीत गाए जाते हैं और बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं है जब, बल्कि क्या होता है, बार बार जीता है और इसी जीने को जीवन कहा गया है। ठीक है, तो अब कुछ कठिन शब्द हैं, इसके जो भाव जो हैं हम आपको लिख कर भेजेंगे, लेकिन कठिन शब्दों के अर्थ हम आपको बता देते हैं। इसके बावजूद भी जितने कठिन शब्द हम आपको लिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कविता में तो आप मुझे पूछेंगे। सबसे पहला है नीड़। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। घोंसला। उसके बाद क्या है, निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है बनाना।
आह्वान, आह्वान, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आह्वान, ठीक है। आह्वान का अर्थ है बुलावा। बुलावा। निशा, रात्रि, ठीक है। उत्पात, उपद्रव, उपद्रव। भीत, डरा हुआ, भीत, डरा हुआ। प्राचीन, पूर्व दिशा, प्राचीन पूर्व दिशा। मोहिनी, मोह लेने वाली, मोहिनी, मोह लेने वाली। मोह लेने वाली, ठीक है। और क्या है इसमें कठिन शब्द? भीम कायावान, भीम कायावान अर्थात बड़े शरीर वाली, बड़े शरीर वाले। भूधर, पहाड़, भूधर, पहाड़। विटप, पेड़, वृक्ष, पेड़, वृक्ष। वर, यहाँ पे वर का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। विनिर्मित, बना हुआ, विनिर्मित, बना हुआ। खगपंक्ति, पक्षियों की कतार, पक्षियों की कतार, ठीक। निस्तब्धता, खामोशी, निस्तब्धता, खामोशी, ठीक है। प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है सृष्टि का नाश होना। और इसके अतिरिक्त आपके पाठ के पीछे भी कुछ कठिन शब्द दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ कठिन शब्द लगते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे। एक एक शब्द हम आपको बता देते हैं। नीड़ का अर्थ है घोंसला, निर्माण अर्थात बनाना, आह्वान बुलावा, निशा रात्रि, उत्पात उपद्रव, भीत डरा हुआ, प्राची पूर्व दिशा, मोहिनी मन को मोह लेने वाली, भीम कायावान बड़े शरीर वाली, भूधर होता है पहाड़, विटक पेड़ और वृक्ष, वर श्रेष्ठ, वर का दूसरा भी अर्थ है लेकिन यहाँ पर इस कविता में वर का अर्थ है श्रेष्ठ। विनिर्मित बना हुआ, खग पंक्ति, खग का अर्थ होता है पक्षी, पंक्ति का अर्थ होता है कतार, इसलिए पक्षियों की कतार। निस्तब्धता खामोशी। तो ये रहा इस कविता के कठिन शब्द और इसके जो भाव हैं हम आपको लिख कर भेजेंगे। इसके बाद कविता को सुनने के बाद अगर आपको कुछ शब्द कठिन लगते हैं या कहीं पर समझ में नहीं आता तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।